हमारा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स हमारा वेरी करता है, ठीक है। फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसमें यही है कि आपका फोर्स आपका फिक्स था। क्या था? फोर्स फिक्स था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या था? कांस्टेंट था। फोर्स हमारा क्या था? कांस्टेंट था। ये वाला फॉर्मूला तब तक लगेगा जब आपका फोर्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर फोर्स वेरी करता है, ठीक है, फोर्स अगर वेरी करता है तब वर्क डन क्या होगा वो निकालना है। हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। गाना सुनने में कहीं और तो नहीं पहुंच गए थे? हाँ, ठीक है। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अच्छा, अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है और आपका फोर्स क्या है? फिक्स है। फोर्स फिक्स है, इसका मतलब ये ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ये सेम रहेगा। दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ तक पहुँच गया, ओके। सो अगर हम लोग जब वर्क डन निकालते हैं तो ये होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका फोर्स है। सो बेसिकली वर्क डन क्या देता है? क्या देता है वर्क डन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एरिया बनता है तो एरिया अंडर दिस कर्व बेसिकली गिव्स यू द वर्क डन, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए। फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। बनाइए जरा सा, कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसा बनता है। क्लास होगी, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाना होता है तो आप जो वर्क डन निकालने जाते हो तो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व बेसिकली गिव्स यू द वर्क डन। लेकिन अगर आपका फोर्स वेरिएबल रहे, फोर्स वेरिएबल रहे का मतलब क्या हुआ? ये फोर्स ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ऐसे बना। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली अभी आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो बेसिकली आपका अगर एरिया आप किसी तरीके से निकालने में सफल रहो तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू क्या? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, समझ गए? किसी भी मेथड से हो सकता है ये मेथड अभी आपके लिए टफ हो, ठीक है, ये आगे चल करके पूरी तरह से यूज़ होता है, बट अभी आपका जो आएगा आपके लिए काफ़ी इजी वाला पार्ट आएगा। तो ये वाला क्या है? आपका वेरिएबल फोर्स की वजह से है, ये वेरिएबल फोर्स है, और ये वाला आपका क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स है। तो फिर हम एरिया अंडर दिस कर्व कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। इसी में बना लो आप ये वेरिएबल एरिया वाला भी, तब हम सिर्फ वेरिएबल एरिया इसके बाद दिखाएंगे कि जहाँ पर हमारा क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करेगा, बढ़ा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब हम इस कंडीशन के लिए एरिया निकालेंगे तो दैट एरिया विल गिव अस द वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स या फिर बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तरीका यही है। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहीं पे हम देख रहे हैं, ओके। फोर्स उस पर ले लिया और ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, और ये फोर्स आपका ऐसे वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स आपका वेरी कर रहा है। यहाँ से देखिए धीरे 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 फोर्स बढ़ा, फोर्स फिर क्या हो गया? आपका कम हो गया। अच्छा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स? ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व।
इसके नीचे का एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, इफ इज इन ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा, मतलब एक्स अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैथ में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, एक्स आई से लेकर के कहां तक मूव कर रहा है, एक्स एफ तक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ओके। और इस बीच में आपका वर्क डन क्या हो रहा है, इसके नीचे आप क्या करोगे, जो भी एरिया निकालोगे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन हमने बता दिया आपको, क्या हुआ, एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स आई से लेकर के कहां तक, एक्स एफ तक। इसमें जो उसका फोर्स है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, बेसिकली वेरी कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स एफ माइनस एक्स आई, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स के बराबर, पूरा नहीं, पूरा डेल्टा एक्स हो जाएगा, ओके। अभी इसको हम थोड़ा सा लेंगे डी एक्स, ये दूसरा चीज है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, छोटे छोटे से रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, ओके। ये छोटे छोटा सा रेक्टेंगल, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा सा है ना, ये जो बड़ा इतना बड़ा घर बन रहा है, अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक छोटा 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 रेक्टेंगल बनेगा। इसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सिर्फ नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे मान लो एक पूरा दीवार है, ये दीवार का लेंथ और विड्थ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें ईंट लगा हुआ है, वो उसका छोटा 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 पार्ट हो जाएगा। तो वैसे हमने क्या किया, ये जो पूरा एरिया इसके नीचे बना, उस एरिया को छोटे 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 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया जिसका लेंथ हमने रखा है कितना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में dx, और जो फोर्स होगा यहाँ पर तो वो होगा ही f ऑफ x, वो तो किसी इस वाले पोजीशन पे आएगा, वो तो वेरिएबल है आपका, ठीक है। तो फोर्स fx मे बी कंसीडर कांस्टेंट ओवर दिस dx। तो हम देखिए, फोर्स तो आपका वेरी कर रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है, फिर फोर्स क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। लेकिन अगर एक छोटा सा पार्ट लेंगे इतना सा, तो ऑलमोस्ट हम मान करके चल सकते हैं कि यहां पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। मतलब ये हो सकता है कि ये 4 से 4.25 तक गया होगा, दैट वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरिएशन को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं, ये तो अभी हमने थोड़ा बड़ा बनाया, एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वहां पर जो फोर्स का वेरिएशन है उसको हम लोग ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। और ये मान के चलते हैं कि वहां फोर्स आपका कांस्टेंट है। इतना सारा डिस्प्लेसमेंट को जब ये कवर कर रहा होगा, उस वक्त जो चेंजेस इन द फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या है आपका, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से वाले का एरिया निकालेंगे। तो छोटे वाले का एरिया क्या देगा आपको, छोटा वर्क डन देगा। छोटा वर्क डन का मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, dx विड्थ हो गया, और हाइट कितने के बराबर हो गया, f के बराबर, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन आपका निकल जाएगा। तो जब छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स को क्या मान रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। देन द वर्क डन जो छोटे वाले के लिए है, अभी हम इसको यूज करेंगे dw। ये कितना हो जाएगा, fx इंटू dx। fx हो गया हाइट और dx हो गया इसका बेस। तो छोटा सा एरिया निकल गया, छोटा सा एरिया का मतलब क्या निकल गया, छोटा सा वर्क डन निकल गया, ओके। अब जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, या सारे को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो नोट कीजिए इसको जरा सा, हो गया। क्या करें अब हम, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन का मतलब ये छोटे छोटे जो आपके रेक्टेंगल दिख रहे हैं, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा एरिया निकला इसका, इसको हम लोग अभी dx यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका dw, छोटा सा वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या करेंगे हम, इन सारे छोटे रेक्टेंगुलर एरियाज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मतलब ये हो गया। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे, या फिर ऑलमोस्ट क्या लिखेंगे इसको, f ऑफ x इंटू dx को क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से लेकर के कहाँ तक, एक्स एफ तक। एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक। अब क्वेश्चन करते हैं जरा से, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब भी आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, क्या है हमारा क्वेश्चन। अ वुमन पुशेज अ ट्रंक
on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन करता है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स है. फिर उसके बाद देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेज लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. तो टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. 10 मीटर पहले कवर कर चुकी थी और बाद में 10 मीटर कवर किया उसने. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. वहां तक हो गया. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्सेज ओवर 20 मीटर. तो डायग्राम बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स. क्या कह रही है? 100 न्यूटन लगाती है कब तक? 10 मीटर तक. अगर हमने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, ये कर दिया 15, ये कर दिया 20, तो अगर हमने ये फोर्स कितना लगाया? 100 न्यूटन. ये यहाँ पे 100 न्यूटन ले लिया, तो 100 न्यूटन लगा रहा है वो कहाँ तक? 10 तक. यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है. फिर उसके बाद देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर. फिर अप्लाइड फोर्स उसका रिड्यूस हो रहा है लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. 100 न्यूटन से कहाँ पहुँच गई वो? 50 न्यूटन पे पहुँच गई. 100 के बीच में रहेगा 50. और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने? 20 मोर मीटर, है ना? ऐसा ही है. 10 मीटर और टोटल उसने 20 मीटर कवर किया है. 10 और तो यहाँ पे तो 20 मीटर पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया. तो ये कैसे होएगा? ऐसे. ठीक है, यहाँ तक. सो प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन. ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ये. अब साथ में इसके क्या भी लग रहा था? एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है 50 न्यूटन. तो अगर उसको हम करें तो फोर्स 50, अगर ये हमारा ये है और अप्लाइड फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? इधर की तरफ लगता है, राइट. और फ्रिक्शन फोर्स तो थ्रू आउट सेम लग रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या होगा? माइनस में हो जाएगा ना फिर तो. 50 न्यूटन और ये थ्रू आउट लग रहा है पूरा 20 मीटर तक, राइट. ये होगा यहाँ तक. ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क डन, नीचे वाला नेगेटिव वर्क डन. पहले तो हमें वो निकालना है. एक तो वो बना दिया, और क्या निकालना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर. पहले वर्क डन बाय द वुमन निकालना है. तो कैसे निकालना पड़ेगा? कितना हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व कितना? इतना पूरा. मैडम ने यहाँ से यहाँ तक लगाया है, तो बहुत 2 पार्ट में इसको कर लेंगे हम. पहला रेक्टेंगल, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस? नहीं, रोम्बस नहीं, ये अरे क्या? ट्रेपीजियम. यस, ट्रेपीजियम. तो इस ट्रेपीजियम को 2 तरीका है. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, या फिर इसको 2 पार्ट में कर लो, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल. ठीक है, तो पहले औरत वाला निकालो. इसको पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो, और इसको तीसरा मान लो. 3 पार्ट में. तो टोटल वर्क डन बाय वुमन क्या हो जाएगा? 1, 2 प्लस 3 का वर्क डन. पहला का वर्क डन तो बहुत आसान है, लेंथ इंटू विड्थ. ये भी 10 है और ये 100 है. ये 100 इंटू 10 प्लस ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस यहाँ से यहाँ तक 10 और हाइट कितना है इसका? 50 प्लस तीसरा ये भी रेक्टेंगल है. कितना ये? 50 बाय 50 है. ये 25, 10 और 50. ये कितना हो गया? 1000. 2 पंचे 10 यार, 5 पचे 25, 250 होगा ना ये. प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1750 जूल. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? 50 न्यूटन और 20. लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस में 1000 न्यूटन. हो गया. इजी है. नहीं, ऐसे डायरेक्ट करो ना सॉल्व. ये बुक का एग्जाम्पल है. मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन दिया था करने के लिए, किया?
भूला नहीं हो अभी तक, लगता है मैं। पिछला वाला चैप्टर का आदत है ही न्यूटन लिखने की। जूली होगा ऑफ कोर्स। नेट वर्क डन कितना होएगा? 750। डन। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, force applied on a body is given in terms of its position as f of x is equal to 5x square 3x plus 2. Full stop. Find the work done when this body moves from x is equal to 2 meter to 3 meter. हाँ, कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या पहले x की वैल्यू निकालोगे? हैं? क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? अभी पढ़ा। फोर्स कैसा है? वेरिएबल है कि नहीं कांस्टेंट है? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अलग अलग x का वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग फोर्स का वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। क्या होता है? f ऑफ x इंटू dx। वो तो गया, और क्या करना है? कहाँ से कहाँ तक तो दिया हुआ है आपको। f ऑफ x dx को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लिमिट है कहाँ? x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। जब ये कवर कर रहा होगा तो व्हाट विल बी द वर्क डन? तो इंटीग्रेट करो। 5x स्क्वायर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू कितना? 3। इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में हमने बताया था, पावर 1 से बढ़ जाता है, फिर उस पावर से डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 2 है ना यहाँ पर, तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 एक्स का पावर कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ x नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे x का पावर कितना? 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके 3 तक। तो मैंने क्या बताया था? पहले कौन पुट करेगा x के जगह पर? ऊपर वाला, फिर माइनस करके नीचे वाला। पहले ध्यान दो सबको ही तब करना। तो पहले ऊपर वाला पुट करते हैं, तो 5 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस करना है। फिर x के जगह पर क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। कैलकुलेट करो अब। हो गया? माइनस करके कैलकुलेट किया, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू, अब कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3/3 फिर प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2/2 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ पे रहेगा 5, 1 3 कट जाएगा, 9 बचेगा प्लस 3 3 9 23 27/2 प्लस 3 दूना 6। ये सारे एक साथ माइनस करके 1 कट जाएगा, हैं? 2 2 4 2 8 8 5 40/3 प्लस 1 2 कट जाएगा तो 6 बचेगा प्लस 2 दूना 4। तो ये हो गया कितना? 45 प्लस 6 51 प्लस 27/2। ये पहला वाला हो गया, माइनस करके 6 4 10 प्लस 40/3। अब बाकी इसको सॉल्व कर लो। कितना आया सॉल्व करने के बाद? कितना? माइनस फाइनल बताओ ना कितना?
ये ऐसे हो सकता है? नहीं, मतलब कि फाइनल निकालो ना। ये माइनस में आ रहा है ना, ये हाँ तो फिर इन दोनों का एलसीएम लेकर के करोगे ना। ये 51 दूना 102 प्लस 27 129/2 माइनस 30 10 तिहाई 30 4 70 70/3 एलसीएम लेंगे कितना 6, ये 3 बार जाएगा, 29 ऐसे होंगे 2 3 दूना 6 2 8 3 माइनस 2 बार जाएगा 7 दूना 14 140 7 के 7 8 में से 4 गया 4 3 में से 1 गया 2 डिवाइड बाई 6, ये 6 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तिहाई 6 पॉइंट, 41.1 ये अपना निकाल सकते हो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 0, हाँ इतना आ रहा है 41.1 40.1 ना कि 41, 41.1 हाँ इसी का आ जाएगा। आ गया, ये लो करो करो आ जाएगा। ठीक तो आ रहा है करीब करीब तुम्हारा भी। 27 है ना वो, 27 है कि 29, ऐसा मैंने 29 कर दिया है, 27 है ये वाला सही कर रहे हो तुम, करो उसको। इसीलिए 41 है ना तुम्हारा, मेरा 40 आ रहा। करो उसको आगे बढ़ाओ। कहाँ 70/3 नहीं होगा, ये 10 प्लस 40/3 है, तो जब इसका एलसीएम 3 लोगे तो ये 30 प्लस 40 70 70/3, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक तो है तुम्हारा भी, यहाँ पर उतना ही तो आएगा, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दिया, 50 कैसे हो जाएगा, 3 एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3 दाएँ 30 प्लस 4 कितना होता है 30 प्लस 40 70 हो जाएगा ना, 70/3। ठीक है आगे चले, तो आपको आना चाहिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए, एनर्जी। क्या होता है एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चा क्लास के। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है, वन ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आपके अंदर एनर्जी है, तो इसका मतलब यू कैन डू सम वर्क, राइट। सो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, बहुत पुराना है तो इसको बदलने का भी नहीं है, चलता रहेगा। जब से साइंस स्टार्ट हुआ तब से आप एनर्जी के बारे में ये पढ़ते जा रहे हो। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, अब क्या है ये बेसिकली, अगर हम आप लोग ना मतलब आगे चल करके पढ़ोगे, एनर्जी के टर्म में भी ना लॉज बनते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो कि केमिस्ट्री में भी आपको है और फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में सेकेंड बुक में पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये इक्विवेलेंट करता है वर्क को और हीट के साथ, दोनों ही एनर्जी का क्या बताया जाता है, फॉर्म। और जब आगे चल करके और पढ़ते हो तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक बहुत उसका भी एक वो है डेफिनेशन है एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसका लास्ट वाला क्या सेंटेंस है, इट ट्रांसफॉर्म्स इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स। तो एनर्जी के क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी के अलावा और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पता नहीं कितने सारे एनर्जी हो सकते हैं। और जब हम सेकेंड बुक में जाते हैं, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तब वहाँ पे देखते हैं वो बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी, फिर उनको कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। और वो दुनिया में आपको एक्चुअल चीज़ के साथ
बेसिकली सामना कराता है कि क्या चीज़ दुनिया में पॉसिबिलिटी है और क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, सब कुछ फिजिक्स एक्सप्लेन करता है बेसिकली। अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एनर्जी है तो यू कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क डन, ठीक है। अब वो एनर्जी आप किसी भी फॉर्म से ले सकते हो। आप एक जो बहुत आसान सा है आजकल, केमिकल एनर्जी, मतलब फ्यूल एनर्जी, चलो कहें फ्यूल एनर्जी एक तरह का केमिकल एनर्जी है। तो आप क्या करते हो, अपने बाइक में, 4 व्हीलर में फ्यूल डालते हो और उससे कौन सा मैकेनिकल एनर्जी आप कन्वर्ट मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो, जिससे क्या होता है आपके गाड़ी का व्हील रोटेट करता है एंड आप उससे क्या होता है ट्रेवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपका, केमिकल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी को आप वर्क डन में कन्वर्ट करते हो, राइट। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उस एनर्जी को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड उल्टा भी पॉसिबल है, वर्क डन को भी आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वालिटी अलग अलग होती है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तक यहाँ तक चलते हैं एंड देन उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट जरा सा। हो गया, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वर्क का एक तरह का फॉर्म है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और क्या है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। बहुत सारी चीज़ आपको पहले से पता है। और 1 जूल कितना होता है ये सब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर लिया है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। मैकेनिकल एनर्जी जो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी इस वाले चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, क्या क्या है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एटसेट्रा, बहुत सारे नाम ले सकते हो आप। ओके, कुछ का नाम आप यहाँ पे लिख लो अभी, ठीक है, बस ध्यान में रखने का है, बस हो गया। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। साउंड एनर्जी है लिखा हुआ कहीं पर, हाँ साउंड भी है। विंड नहीं है तो आप चाहो तो विंड एनर्जी भी ऐड कर सकते हो, सोलर एनर्जी भी ऐड कर सकते हो अगर सोलर यहाँ पर नहीं है सोलर नहीं है, सोलर भी ऐड कर सकते हो, लाइट तो है ही। और यकीन नहीं आ रहा तो धूप में बैठ जाओ 10 मिनट, 12 बजे वाली धूप में। हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो विल स्टार्ट विद द काइनेटिक एनर्जी, फिर विल डू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए काइनेटिक एनर्जी करें, चलिए हेडिंग डालिए भाई, काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर तब होता है जब ये मोशन में होता है। सो इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम इसके वेलोसिटी को स्क्वायर करके मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका आधा करते हैं, सो हाफ mv² बेसिकली इसका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द वर्क ऑफ बॉडी कैन डू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो मोशन के हिसाब से ही अपना वो वर्क डन कर रहा है। सो एवरीबॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो मूव कर रहा है। या फिर अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या एग्जांपल होता है अभी हम लोग देखेंगे। एक मूविंग बॉल है, वो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। इतना सा नोट कर लीजिए, फिर फॉर्मूला पे आते हैं। व्हाटएवर, व्हिचएवर, सब कुछ होगा। तो फ्री फॉल एक ऐसी चीजें हो जाती हैं तो उसके पास जो भी जिस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी, ऑल्दो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या क्या डिफरेंट है अलग से? वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है। सो बेसिकली कन्वर्जन होता है।
पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होते जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है। डन। सो अगर अभी तुम्हारा हाथ चल रहा है, उसको वेलोसिटी है नहीं, तो हाथ को वेलोसिटी नहीं है, उंगली को वेलोसिटी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन पूरा हाथ आपका मूव नहीं कर रहा, तो हाथ रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नहीं होगा। आगे चलें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। चलिए फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर कोई बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड है u, उसके ऊपर फोर्स लगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दैट बॉडी हैज कंप्लीटेड द डिस्प्लेसमेंट और कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट s। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन है। वहाँ पर फोर्स लगा है किसी बॉडी के ऊपर, एक्सेलरेट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन हुआ है। लेकिन वर्क डन हुआ, वो वर्क डन गया कहाँ, वर्क डन एक तरह का एनर्जी है, वो कहाँ गया, तो बेसिकली वो जाता है उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कराने में। कहाँ जाता है, इंक्रीज कराने में। तो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, बहुत बेसिक सा है। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, अभी आगे देखते हैं हम लोग। वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ए एस के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा इतना। ए एस की जगह पर हम क्या कर देंगे, ये अब पहले वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। पहले वाले इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपका देखिए क्या हो गया, मास इंटू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम लोग ये कह सकते हैं दिस इज दी चेंज इट्स एनर्जी, ठीक है, चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। पहले एनीवे यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एक सेंटेंस में लिख सकते हो उसको कि क्या हुआ था। एक बॉडी लिया जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स लगा, तो उसकी वेलोसिटी u से कहाँ पहुँच गई, v पहुँच गई इन टाइम t। नोट कर लिया। तो जितना भी आप वर्क डन करते हो, वो वर्क डन कहाँ जा रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इधर से वर्क डन दिया और उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया। सो दिस पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के हिसाब से है। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ और होगी। तो जितना भी वर्क डन किया, वो वर्क डन किसको अफेक्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो कहलाया जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल वेलोसिटी v रहा 0, इनिशियल वेलोसिटी u रहा 0, अगर बॉडी शुरू में रेस्ट में है, मतलब u इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और वर्क डन करने की वजह से उसकी वेलोसिटी हो गई v, देन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन आ गया। शुरू में कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, 0 था, आपने वर्क डन किया, वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बना। तो शुरू में अगर u 0 रहेगा
तो जितना भी आप वर्क डन करोगे उसकी वेलोसिटी तो भी v ही होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब यहां से आपको डेफिनेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी का। 9th क्लास में बिल्कुल अलग पढ़ा होगा आपने। 9th क्लास में क्या पढ़ा था, 9th क्लास में डायरेक्ट पढ़ा था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कैसे डिफाइन करेंगे, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। बस यही पढ़ा था, बेसिक सा डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। यहां पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर भी हुआ तो कैसे हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर कैसे हुआ। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। जो भी हम वर्क डन करते हैं हमारा एनर्जी जो है एक टर्म से दूसरे टर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो वर्क डन भी एक एनर्जी का फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। जो वर्क डन हमने करा वो वर्क डन किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अच्छा, हमें निकालना है वेलोसिटी के टर्म में, तो मान लिया है कि ऑब्जेक्ट आपका शुरू में 0 है, उसकी वेलोसिटी 0, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है उसके पास। अब हम जितना भी वर्क डन करेंगे सारा का सारा वर्क डन किस में ट्रांसफर होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो वैसे केस में जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में था, मतलब u 0 है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही वो काइनेटिक एनर्जी है जो वर्क डन देने के बाद होगा। इस वाले फॉर्मूला में वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को क्या नाम दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी। कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया और u आपका 0 है, मतलब इनिशियली कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जितना भी वर्क डन करेंगे जो उसके एनर्जी में ट्रांसफर होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी जो बन जाएगा, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, u 0 होने की वजह से। तो इसी को क्या कहा गया, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनली हमें क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हमारा निकल गया। चलिए, अब अगर हम ये देखें कि भाई इनिशियली अगर ऑलरेडी है तब क्या होगा, अगर हम ऐसे ही डिस्कस करें। ऑलरेडी पहले से मान लो हम क्या कर रहे हैं, जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब शुरू में काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, वर्क डन हम 30 करेंगे तो बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पूरा 30 हो जाएगा। लेकिन अब हम 30 काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, पहले से उसके पास 10 काइनेटिक एनर्जी है, तो 30 ट्रांसफर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, अब 40 हो जाएगा। तो ये चीज समझना है, 0 है तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, उससे हमने डिफाइन किया था हाफ एम वी स्क्वायर, ये चीज है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या आया फाइनली हमारे पास फॉर्मूला में, कि प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी हाफ इज कांस्टेंट। ये आ गया आपका। बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन हम फाइनली बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यू कैन ऐड दिस, अगर हम मास को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मास को हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डिस्कस करने की जरूरत है। बस ये 2 पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लो। वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ डिस्कस करने की है, लिखने की नहीं है, बस समझने की है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी आपका स्केलर होता है, इसीलिए वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है नेगेटिव, ट्रांसफर अपोजिट हो जाए तो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता था लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वो की क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके टर्म में हम लोग बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। हालांकि ये स्केलर है लेकिन फिर भी ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हालांकि एनर्जी आपका नेगेटिव हो सकता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी क्या, आगे भी घूम के चल रहा है, पीछे भी घूम के क्या होगा, चलेगा ही, मतलब वेलोसिटी रहेगा तो एनर्जी तो रहेगा ही। सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट एडिट कर जरूरी है। वाई तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वाई मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कभी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो
पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ये ठीक है। स्पीड भी हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए यहाँ तक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन बी नेगेटिव। तो हाँ, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होता जरूर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला, ठीक है, जो मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है उसके हिसाब से, ठीक है। ये वाला भी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है वेलोसिटी और स्पीड इसके लिए सेम है। ओके, अब आता है मेन आपका फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑल्दो अभी जो हमने डिफाइन करा ना, वहीं से ये भी निकल जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सेपरेट करते हैं। इसका डेरिवेशन भी आता है, छोटा डेरिवेशन है बट आते हैं करने के लिए। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है किसी बॉडी के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, वो सारा वर्क किस में जाएगा? एनर्जी में जाएगा। ये नहीं कह रहा कि काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो उस एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो क्या होगा? सारा का सारा वर्क किस में जाएगा? काइनेटिक। लेकिन अगर काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके साथ साउंड है तो उसमें भी चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उसमें भी चला जाएगा, हवा बना रहा है वो तो क्या हो जाएगा? उसमें भी चला जाएगा। तो जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपका जाएगा, जितना भी आप वर्क डन करोगे, वो सारा का सारा वर्क डन उसमें ट्रांसफर होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, बाकी सारा एनर्जी को हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकता है? या तो काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया तो सारा का सारा वर्क डन किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और यहाँ पे काइनेटिक को जीरो मान लिया तो सारा वर्क डन किस में चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। या दोनों है तो सिचुएशन के हिसाब से दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, राइट। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जरा सा वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने एक सेम वही सिस्टम लिया है अभी जो देखा था, ठीक है, और वही सिस्टम हमें करना भी पड़ेगा। बहुत आसान है और उसी को थोड़ा सा हमने ना दूसरी तरह से कान पकड़ा है। अभी जो पिछला वाला डेरिवेशन करा है ना, उसी को थोड़ा अलग से किया है। वहाँ पे भी हमें यही मिला था, वर्क डन जो भी करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आया था, बट ठीक है, इसके लिए अलग से लिया हमने। एक फॉर्मूला लिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू स्क्वायर को इस साइड ले आए, फिर क्या किया, हाफ एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर एम एस, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए को हम क्या कर देंगे? फोर्स ले लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क डन हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बॉडी है ऑन इट्स सरफेस जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मास m है, और s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। इसने यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस कर लिया, लेकिन इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं। आपको पहले से पता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जो आइडिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाइट चेंज करने की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको सेम लेवल में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इस बॉडी के पास जो भी हम वर्क डन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हाँ, अभी हमने वो चीज डिस्कस करा, अगर हाइट चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ये वर्क डन किस में होगा? प्लस एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमने अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वट एवर वर्क डन वी आर गिविंग दैट विल गिव और राइज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अभी पिछले वाले में हमने के आई को जीरो कर दिया था तो डब्ल्यू के एफ हो गया था, ठीक है। तो ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है ये, यही यूज़ कर सकते हैं आप वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, कि जो भी आप वर्क दोगे दैट विल कंज्यूम्ड बाय दी काइनेटिक एनर्जी, दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी रियल लाइफ में भी, मैकेनिक्स में तो है ही, खैर रियल लाइफ में भी है। ठीक है,
तो ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए कि वॉट एवर द वर्क डन। अच्छा, W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अगला है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स। कोई बता सकता है कैसे करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स? बताइए। हाँ हैं, डिफ्रेंसिएशन क्यों होगा? कहाँ है इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन क्यों होगा? आपको सिंपली क्या करना है, वर्क डन वाला कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके निकालोगे वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेम मेथड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल, ये वी वो वाला है, मतलब एट एनी टाइम टी आर बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, तो इसी से हम लोग निकाल देंगे। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो k इधर डिफ्रेंशिएट किया डी के बाई डी टी, हाफ एम तो कांस्टेंट रहेगा ना, v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v इंटू डी वी बाई डी टी होगा, अभी करा नहीं, हाफ और m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो इसमें देखो कैसे होता है, हाफ m तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ कितना होगा, v स्क्वायर, और जब जो होता है पावर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई पावर एक से कम हो जाता है, तो हाफ m ट्वाइस ऑफ v, और लास्ट में क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी, ठीक, उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 2 कट गया, तो कितना हो गया, एम वी डी वी बाई डी टी हो गया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, डी वी बाई डी टी को इधर ले लिए, और डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ए एक्सेलरेशन, तो ये m इंटू ए, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इंटू मास क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, बहुत सिंपल सा है, नो इशू, बहुत आसानी से हो जाता है। सो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी। स्टेप बाय स्टेप करते आओ, खाली ऊपर का एक बार देखो और खुद से करने की कोशिश करो, बार बार हमें बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, एक खाली देखो कि इतना है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक बोर्ड मत देखो, या फिर एक बार समझ जाओ। डी अपॉन डी टी नहीं, ये तो डिफ्रेंशिएट किया ना, डी बाई डी टी, दोनों तरफ डी बाई डी टी कर दिया, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, हाफ एम कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल गया, तो सिर्फ क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन वी स्क्वायर का होगा। हमें क्या निकालना है, वर्क डन की जगह पर निकालना है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, और लेफ्ट साइड क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके टर्म में निकालना है। हो गया, कैसे करेंगे आगे, डी टी दोनों तरफ से खत्म, क्या बचेगा, डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी के एफ डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी के का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी के आई से लेके कहाँ तक, के एफ तक, एफ डी एक्स आई लेके एक्स एफ तक, ये आपका क्या हो जाता है, वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स, और इधर क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से कहाँ तक, के आई से लेकर के एफ तक, तो डी के का इंटीग्रेशन के होगा, एक बार के एफ पुट करेंगे एक बार के आई पुट करेंगे, हो गया, ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हुआ करता था, प्रूफ हो गया। तो खाली हमें ये दिखाना था कि W जो है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, वो हमें वर्क डन दे देगा।
वो वाला जो था वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन था और ये वेरिएबल फोर्स की वजह से, बस यही है तो दोनों वर्क डन बस। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि आप वेरिएबल फोर्स वाला दिखाओ डेरिवेशन, तो ये वाला करना है, वो है कांस्टेंट फोर्स की वजह, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना होगा तो ये वाला करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल वाला नहीं करना पड़ेगा। और हमने निकाला ना, कैसे कर सकते हैं ये, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया वेरिएबल फोर्स की वजह से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं अब हम लोग। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। एक चीज क्लियर हो गया, हॉरिजेंटल सरफेस पे मूव करने का क्या मतलब हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। एक रफ पैच मिला, रिटार्डिंग फोर्स, उल्टा फोर्स लग रहा है ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 2x ओवर दिस रेंज। तो फोर्स दिया हुआ है नेगेटिव में, इसका मतलब ब्रेक लग रहा है बेसिकली एक तरह का, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पहले इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर धीरे 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 वो कम होती चली जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, रोकना है, क्या रोकना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सो वट एवर द वर्क डन विल गिव इट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले शुरू में काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, मतलब ज़्यादा होगी, और बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एनीवे, देखते हैं जरा सा। फोर्स का ये दिया हुआ है -k/x, कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 0.1 से 2.01, हमें भी तो वही चाहिए, तो वहीं तक लग रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन x इज लेस देन 0.1, उससे पहले क्या है, x का, इसका फोर्स का वैल्यू 0, मतलब उससे पहले कोई ब्रेक नहीं लग रहा। और जब x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2.01 जाएंगे तो भी क्या हो गया, वो फोर्स नहीं लग रहा है। ये मान लो कि इस तरह का है, इस तरह का पूरा बना हुआ है, इसमें इतना सा एरिया में रफ पैच लगा दिया है, यह है 0.1 से लेकर के कहाँ तक, 2.1 तक, इससे पहले कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ नहीं है। जैसे ही ये ब्लॉक इसमें जैसे ही इंटर करता है तो ये जो रफ पैच है ये उसको क्या करता है, ब्रेक लगाना, मतलब एक तरह का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी। जैसे ही यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक अगर हो सकता है रुक गया तो कोई बात नहीं, अगर तब तक कुछ वेलोसिटी है ही, फिर जैसे इससे निकलेगा तो फिर कोई नहीं रोकेगा, तो उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। एंटरिंग का वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें लगता है निकालना होगा, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें ज़्यादा और कुछ लेना देना नहीं है। ओके, डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपका वेरिएबल फोर्स वाला रहेगा ना, वेरिएबल फोर्स है, वॉट एवर द फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एफ डी, वर्क डन कैसे निकालते हैं, FdX है ना, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 से लेकर के 2.01 तक, FdX इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगा, mv² हाफ mu का स्क्वायर। ये भी दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। तो 3 पार्ट में, पहले ये कैलकुलेट कर लें, कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, तो वर्क डन पहले कैलकुलेट करते हैं, F इंटू dx, F का वैल्यू कितना है, -k/x इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है, x इज इक्वल टू 0.1 से लेकर के कितना तक, 2.01 तक। चलिए कीजिए इंटीग्रेशन, तो -k तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, dx/x का, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेकर के 2.01 तक का, तो -k1 dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आता है। अभी तक आप तुम लोग इंटीग्रेशन में गए हो कि नहीं, मैथ में नहीं, अच्छा, इसके लिए आपको अलग से रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें, बाकी का तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 से बढ़ जाता है, फिर उससे डिवाइड हो जाता है, ये लॉग होगा, एक अलग से है ये। हाँ, तो dx/x का क्या होता है, log x, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेके 2.01 तक। तो दिस विल बी इक्वल टू -k log x का, पहली एक बार क्या पुट करेंगे हम लोग, 2.01 माइनस log 0.1,
ठीक है, माइनस वाले में बेसिकली क्या हो जाता है, लॉग का तो पढ़ाया था मैंने, 2.01 से 0.1 डिवाइड हो जाता है, तो मैं तो कराया था मैंने। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो बेसिकली अगर 10 दे करके इसको क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, ये हो जाएगा। अच्छा, के का वैल्यू भी दिया हुआ है कुछ, के का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, माइनस 0.5 लॉग 201 बाई 10 या 20.1। अच्छा, अब आपको फाइनल एग्जाम में दिया रहेगा तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको निकाल तो सकते नहीं, आपको याद रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ रहेगा, तो ये वैल्यू जब निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 0.1 से लेकर के x इज लेस देन 0.1, ठीक है। अब जो भी आएगा यहाँ से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू का दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, आपको एक ही अननोन बचेगा v। अच्छा, नेगेटिव में तो ऑफकोर्स u बड़ा आएगा और v क्या आएगा, छोटा आएगा, तो वो वैल्यू रिड्यूस होने वाला है। इसका वैल्यू मुझे ले लेना चाहिए था, मैंने लगता है इसमें कनेक्ट नहीं करा, डाला नहीं। ओके, बुक है किसी के पास, बुक में दिया होगा। बेस्ड ऑन वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, है ना, एंड दो था, सिर्फ पोजीशन नहीं एक था, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी। पोजीशन का मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी वो वाला हाइट वाला है, अलग अलग पोजीशन पे उसका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्प्रिंग, रबड़, ठीक है, स्टील के अंदर भी होता है। आपका जो फ्लाईओवर्स किसका बनता है, स्टील रॉड होते हैं ना उसमें लगे हुए, और जब आप फ्लाईओवर के ऊपर चलोगे तो देखना वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसके अंदर भी क्या होती है, लचक होती है। वो लचक का मतलब समझिए उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक पोटेंशियल इस तरह से कन्वर्जन होता है उसमें, ठीक है। एनीवे, नॉर्मल सा डेफिनेशन अभी हमारा है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन की वजह से ये हमने देखा था, एक हथौड़ा में, किसी भी हथौड़ा को हम यहीं पे क्यों मारें, ऐसे उठा के तो फिर क्यों मारते हैं, कि इतना वर्क डन किया हमने, फिर वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट की वजह से। फिर उसका जब नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों साथ में आ जाता है, तो एनर्जी ज़्यादा रहता है। वो एनर्जी जब इस पे कील पे लगेगा तो ट्रांसफर ज़्यादा होगा और वो अंदर चला जाता है। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट मोमेंटम वगैरह का आता है, बट अभी हम सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं कि हाइट बढ़ा देने से क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। देखना, अभी तो खैर सिस्टम अलग हो गया, पहले क्या होता था, अगर छोटे छोटे कॉलोनियाँ हैं तो कॉलोनिया में पानी का टैंक बनता था, सारे पानी को कहाँ ऊपर ले करके चढ़ा देते थे, और अभी भी हमारे छत पे जाके रहता है, ताकि जब ऊपर से नीचे अब वो आएगा तो क्या होगा, घर के हर कोने में वो पहुंच सकता है और उसके पास वेलोसिटी होगा। क्यों, वो जो हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा है। अब जैसे ही वो नीचे आता है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो पानी के अंदर वेलोसिटी आ जाती है, फ्लो आ जाता है, जिसकी वजह से घर के हर कोने कोने में हमारा पानी बगैर एनी एफर्ट और मोटर के पहुंच जाता है। बट नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटर लगाना होता है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो कुछ दोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। तो क्या दे रहे हो आप, वर्क डन कर रहे हो, मोटर से क्या करते हो, वर्क डन। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सारे एनर्जी कन्वर्जन का खेल है। और भी कुछ एग्जांपल है इसके पोटेंशियल एनर्जी के, ये तो हो ही गए, एग्जांपल लिख लिया होगा। एक ये, हाँ, ये वाटर टैंक जो रहता है, ठीक है, इसको नीचे से ऊपर फिल करते हैं तो यहाँ जाके क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर एंड देन फिर क्या होगा, ये आराम से बगैर मोटर लगाए हुए ये पानी कोने कोने तक पहुंच सकता है। तो दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, सिर्फ ये वाला, वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक possesses पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा एग्जांपल है।
ठीक है, वाटर पजेजेस इन ओवरहेड टैंक। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, स्प्रिंग के अंदर भी है। ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो दोनों पोजीशन की वजह से था, और ये किसकी वजह से है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसमें क्या है, अभी ये विदाउट डिफ्लेक्शन के है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। लेकिन जैसे अगर आप इसके ऊपर वर्क डन करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। अब क्या करोगे आप, जैसे ही छोड़ोगे तो ये फौरन भागेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। तो अगला वाला एग्जाम्पल लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्प्रेस्ड ऑब्लिग एक्सपेंडेड भी लिख लेना, इसमें दोनों ही केस में होता है, कॉम्प्रेस्ड एक्सपेंडेड स्प्रिंग। एक्सपैंड करके भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कॉम्प्रेस्ड और एक्सपेंडेड स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ऐड कर लेना, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो यही दो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पढ़ना है वैसे। और एक रबड़ वाला जैसे मैंने बताया था, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। तो रबड़ का बताओ कहाँ पे जनरली, जो अगर किसी ने देखा है तो, रबड़ में भी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं इसको, गुलेल। क्या करते हो, कांटी वगैरह या कुछ छोटा सा कंकड़ वगैरह रख करके खींचोगे, तो आपने जो वर्क डन किया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ते हो तो वो कंकड़ को बहुत दूर तक फेंक सकता है। ये भी मैंने ऐड करा था वैसे, ये हाँ क्या करते हैं, अरे ये देख ले, हाँ वो भी है, वो भी है, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, पहले तो आपका अनडिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और जैसे ही इसको पूरा खींचेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। वापस छोड़ोगे तो फिर ये जो कंकड़ है ये बहुत दूर तक चला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, तो एक एग्जांपल ये भी आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से। तो लिख लीजिए इसमें, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड कैटapult। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हमने पोटेंशियल एनर्जी का लिया है ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स। काइनेटिक एनर्जी हमने पहले पढ़ा था, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। कैटापल्ट इसी को कहते हैं, गुलेल को ऐसे फेंका निकल गया। तो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब हम हाइट वाला लेकर के करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, एक सरफेस ले लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है, जहाँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब इसको धीरे धीरे क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो क्या अपने आप जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, और जी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। तो क्या कभी ये नीचे से ऊपर अपने आप जा सकता है, नहीं, आपको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू सम वर्क, आपको वो वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे निकालेंगे भाई, वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वो करते हैं तो कैसे निकालेंगे, mg आपका नीचे लग रहा है, तो आप जो फोर्स लगा रहे होगे वो किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। और इसको धीरे धीरे लेकर के जाना है, धीरे धीरे लेकर के जाना। आपका जो एक्सेलरेशन वो 0 मान के चलेंगे। तो mg नीचे लग रहा है, तो फोर्स जो ऊपर लगाओगे वो mg के बराबर लगाओगे आप। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, तो कितना हो जाता है mgh। तो ये है वर्क डन। तो वट एवर दैट यू हैव डन वर्क ऑन दिस मास, वो उस पॉइंट पर जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या लिया है, एक बॉडी लिया है मास m, जिसको हम लोग h हाइट से रेज कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। एंड दिस h इज वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए हम लोग g का वैल्यू स्मॉल g ही ले रहे हैं 9.8। जब ये हाइट का वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर में अगर आ जाएंगे तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, वो ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे हम लोग क्या चेंज होता है। तो अभी जो कंडीशन लिया है, दिस हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर भी बात कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेग्लिजिबल रहता है। तो हम इस केस के लिए ले रहे हैं। तो वर्क डन
इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाएगा, आप जो लगाओगे फोर्स mg जितना नीचे लग रहा है उतना ही आप ऊपर लगाओगे, तभी ये बॉडी ऊपर जा सकता है। और धीरे धीरे लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg साथ में क्या हो जाएगा, h। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, mgh। यही mgh उसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v, जो कि किसके फंक्शन में है, h के फंक्शन में, विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है, नोट कीजिए। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से डिनोट करेंगे, समवेयर कैपिटल U से भी किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अभी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एज पर NCERT है, तो NCERT में पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V से। और ये हाइट के टर्म में है, तो मैथ में आपने पढ़ा होगा, जो चीज़ वेरिएबल होता है उसको हम लोग फंक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी h के फंक्शन में, h पर डिपेंडेंट है बेसिकली। हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, until and unless you are not changing the mass of the object, डब्बा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम वापस से करेंगे ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में वहाँ पे करेंगे। बट यहाँ पे अभी जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा था ना ऐसे mgh, तो फिलहाल वही है। ओके, ये है। अब चलते हैं आगे हम लोग। बाय वर्चू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कब होता है पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसमें, स्प्रिंग। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो, सब लग रहा है सर, ठीक है सर, स्प्रिंग में होता है। ओके, तो ये आपका स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया स्प्रिंग पे, ये है अभी अनडिफ्लेक्टेड सिचुएशन है, अभी इसके अंदर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज नहीं करा, ये रखा हुआ। अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्प्रिंग को क्या कर दें, कंप्रेस करें, तब भी वर्क डन करना पड़ता है, अभी या स्प्रिंग को क्या करें, एक्सपैंड करते हैं, तब भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, दोनों ही केस में। अच्छा, दोनों ही केस में स्प्रिंग हमारे अगेंस्ट काम करता है। जब अंदर की तरफ करेंगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ करेगा, और बाहर अगर खींचेंगे तो स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन में, हर सिचुएशन में आपको वॉट एवर यू विल डू वर्क, आपको स्प्रिंग के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी वर्क डन करोगे वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है अच्छे से समझना। ये पेन है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है और हमने ये हाइट यहीं से हमें नापना है, तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, 0। अब ये इसको हमने 1 मीटर उठाया, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, कैसे आया, हाँ, हाइट तो बढ़ गई, कैसे बढ़ी हाइट, मेरे हाथ ने वर्क डन किया, मैंने वर्क डन किया, अपना एनर्जी लूज किया बेसिकली, मैंने वर्क डन किया, तो मेरा वर्क डन जाए नहीं गया, बर्बाद नहीं हुआ है मेरा वर्क डन, वो वर्क डन किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में। आइडियल केस में पूरा पूरा कन्वर्ट होता है, एक्चुअल केस आप सेकेंड बुक में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हम उस वक्त थोड़ा बहुत आइडिया देंगे। अभी आप लोग को आइडियल करना है कि जितना भी हम करेंगे पूरा 100% कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वाले फॉर्म में। तो अभी हमने जितना वर्क डन किया उतना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि मैंने कितना वर्क डन किया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, लेकिन हाइट के बेस पे तो हम कर सकते हैं ना कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि हमने कितना वर्क डन किया होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ इसका चेंज, पहले 0 था, पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो उतना ही वर्क डन किया होगा। यही सिचुएशन हो रहा है। सेम इसके अंदर भी, अगर हम इसको कंप्रेस करके अंदर कर देंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो इसका मतलब जितना हमने वर्क डन किया उतना ही उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अगर हमने फोर्स लगाया, इसको कंप्रेस कर दिया, कितना से, एक्सी से कंप्रेस कर दिया, तो भाई देखिए 2 तरह का इसमें फोर्स लग रहा है। एक मैंने फोर्स लगाया और मेरा फोर्स उसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से स्प्रिंग अपना रिएक्शन दे रहा है। स्प्रिंग उल्टा लगाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन रहता है कि जब हम ये डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, धीरे 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 स्लोली लेके जाते हैं,
रियलिटी ये है इस केस के लिए, बट आइडियल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो भाई कितना वर्क डन लगाएंगे हम, जितना स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा होगा इतना ही हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा। अब देखिए अगर हमने किसी भी एक डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, अगर इधर के डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये वाला फोर्स आपका पॉजिटिव है। अगर इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा और एफएस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको मैं आपको रहने देता हूं कैलकुलेट करने के लिए आगे। अभी देखिए अब हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो स्प्रिंग किधर लगाता है, इधर की तरफ। हमने किधर लगाया होगा, इधर की तरफ लगाया होगा, और स्प्रिंग क्या करता है, इधर खींचता है। लेकिन कुल मिला के यही है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स के बराबर। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स ऑलरेडी हमें पहले से पता रहता है उसका रूल, कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिफ्लेक्शन। जैसे जैसे इसका डिफ्लेक्शन होते जाएगा उसका फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे और ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और आगे और ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। शुरू में बहुत इजीली होता है क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम है, और करोगे तो और ज्यादा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा, और ज्यादा करोगे और ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती और ज्यादा स्प्रिंग को फैलाने की, क्योंकि जितना ज्यादा और फैलेगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली ऐसे लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि जब इसको हम इधर की तरफ लेके आते हैं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, इधर लगता है, और जब इधर खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होता है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, ये इधर लगता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे माइनस, और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का अपना अपना वैल्यू गिवन होता है, यहाँ पे नहीं है, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां तक नोट करो जरा सा, एक डायग्राम बना लेना किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। यहां पे फिक्स कर लो एक लाइन डाल करके ऐसे करके, और स्प्रिंग दे दो किसी एक सिचुएशन के लिए। अच्छा ये बताना है यहां पर करते करते, फोर्स जो है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। हाँ, स्प्रिंग फोर्स कहिए या फिर एक्सटर्नल फोर्स, दोनों बराबर होता है। कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है ऑफ कोर्स, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है। एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज होगा। जैसे जैसे ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा होते चला जाएगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, याद है किसी को फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, तब देखते हैं। तो हो गया यहां तक। तो एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस। वो कितना के बराबर हो जाएगा, के एक्स। कोई दिक्कत? जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा लेकिन उल्टा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एस और के एक्स। अब हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना, के एक्स। राइट, चलो यहां तक नोट कर लो, फिर करते हैं हम लोग। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स की वजह से एफ डॉट डी एक्स, यही होता है ना। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन करा है ना हमने, लास्ट क्लास में करा था। एफ डॉट डी एक्स, डॉट होता है ये, और ये लिमिट जीरो से लेके जितना तक जाएगा, तो यहाँ लिमिट हमारा एक्स सी तक है। कंपैरिजन का निकाल लेते हैं, तो लिमिट क्या डाल दिया हमने, एक्स सी डाल दिया।
ओके, तो देखो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल बन लग रहा है? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना? F इंटू डी एक्स इंटू कितना? कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1। ये 0 से लेके कहाँ तक? XC तक। 0 से लेके XC तक F का वैल्यू कितना है? KX है, इंटू क्या हो जाएगा? DX। कितना हो जाएगा इसका? K तो बाहर आ जाएगा। x dx का कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 से लेके कहाँ तक? XC तक। ये कितना हो जाएगा? हाफ KXC का स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन। सो एक्सटर्नल वर्क डन या WEX लिख देते हैं। WEX कितना हो जाएगा? हाफ KXC का स्क्वायर। बेसिक सा फॉर्मूला है, हमने इसको अप्लाई किया और निकाल लिया। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होगा बता सकते हो डायरेक्ट? सेम ही होगा, लेकिन वो माइनस में हो जाएगा। कॉस 180 बनेगा ना उसमें। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री बनेगा, तो वहां पे माइनस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हो गया। अच्छा, सिमिलर तरीका क्या आप लोग निकाल सकते हो एक्सपेंशन के लिए? जब एक्सपेंड कर रहे होंगे हम स्प्रिंग को, तब कैसे करेंगे? कितना आएगा? हाँ, सेम ही आएगा तब भी। उस वक्त क्या हो रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है ना, बाहर की तरफ लग रहा है, फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है और एक्सपेंड किधर हो रहा है? बाहर ही हो रहा है, बाहर। तो दोनों के बीच में अभी भी क्या हो रहा है? 0। स्प्रिंग फोर्स अभी भी इक्वल होगा कि x के बराबर हो जाएगा, तो उसका भी कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे एक सेंटेंस लिख लो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स while spring is expanded. Work done by external force while extending the spring. तो वो कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स ई का स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स ई का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में अगर बोल दे वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो माइनस हो जाएगा इसी का, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सेम वर्क डन का वैल्यू बराबर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये सारी चीजें करा दी हमने। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हाफ के एक्सिस स्प्रिंग माइनस में हो जाएगा, उसी तरह से ये हो जाएगा। एक्सटेंशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स प्लस में हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स का क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो नीचे एक सेंटेंस लिख लीजिए, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग लिखना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फॉर एक्सपेंशन, या सॉरी, हाँ लिखो, चलो, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन। तो WS इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स ई का स्क्वायर एंड माइनस माइनस हाफ के एक्स सी का स्क्वायर, है ना? ठीक है, इतना हो जाएगा। एक्सटेंशन में माइनस हाफ के एक्स ई स्क्वायर और वो एक्स सी का स्क्वायर है, ये एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा? नोट कर लिया यहाँ तक? ग्राफ बनाते हैं पहले फोर्स और एक्स के बीच में, तो फोर्स और एक्स के बीच में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्लोप कैसा है? y इज इक्वल टू mx। कितनी बार हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा ना?
अभी यहाँ पर क्या आपका फोर्स इज इक्वल टू कितना है माइनस के एक्स। ओके, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ हो रहा है ना। पढ़ा है तुम लोगों की नहीं, ग्राफ पढ़ा है नहीं पढ़ा अभी तक? अच्छा चलो, वो तो पढ़ा है ना ग्राफ में, जब वेलोसिटी टाइम और वो सब पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अगर जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होता है ये v बाई टी का देता है ना। ये डेल्टा v होता है, ये क्या होता है डेल्टा t, जो कि एक्सेलरेशन का ग्राफ दे देता है, राइट। तो इसका मतलब ये डेल्टा v बाई डेल्टा t का दे रहा है, राइट। उसी तरह से अगर ये y और x के बीच का ग्राफ है तो इसका स्लोप बेसिकली डेल्टा y बाई डेल्टा x दे रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स और x के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो फोर्स और x में अगर फोर्स इधर रखे, इसका स्लोप बेसिकली क्या होगा, ये वाला पार्ट इसका स्लोप हो जाएगा डेल्टा f बाई डेल्टा x। ठीक है, ये m जो होता है ना, आगे चल करके आप लोग मैथ में ही पढ़ोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जिसमें से m जो क्या होता है स्लोप होता है, और c होता है जब x और y दोनों जीरो कर देंगे तो ग्राफ कहाँ काट करके जा रहा है, मतलब ऐसे ग्राफ जा रहा होता है ना, तो जब x का वैल्यू जीरो होता है तो y को कहाँ काट रहा है, वो c का वैल्यू होता है। और हमारे में यहाँ c जीरो है तो इसका मतलब वो कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स और मैथ साथ साथ चलते हैं हमेशा, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। तो समझ जाओ यहाँ पे स्लोप बेसिकली कितना है, माइनस के है। क्यों डरा रहे हो इतना बेसिक है कि कर सकते हैं, साथ साथ सीख सकते हैं, इसीलिए मैं बेसिक बता देता हूँ, और कुछ ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाना ही नहीं है। आप बस समझ जाओ f इज इक्वल टू के एक्स, ये वाला जो पार्ट है ये इसका स्लोप हो जाता है। और स्लोप जानते हो, स्लोप क्या होता था, टेन थीटा, याद है ना, जो थीटा बनाता था हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राफ, वही क्या होता है आपका स्लोप होता है, जिसको टेन थीटा बोलते थे, चाहे वो वीटी का ग्राफ हो चाहे एक्सटी का ग्राफ हो, जब वहां पे करते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, फोर्स और पोजीशन के बीच में, एक्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कैसा होता है आप लोग बताओगे? नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। स्लोप का मतलब क्या होता है समझ जाओ, टेन थीटा, और थीटा किसके साथ बनता है, थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। अगर इस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना तो इस पॉइंट पर ये वाली लाइन देखते हैं कि कितना बनाएगा, तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। बट स्लोप को नेगेटिव आना है तो नेगेटिव के लिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। वो 2 क्वाड्रेंट में बनता है, किसमें किसमें, सेकेंड एंड फोर्थ में। सेकेंड कब होगा, जब कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देख लो ये कितना बना रहा है, 90 से ज्यादा बना रहा है, तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, नेगेटिव स्लोप बनाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे देखिएगा एफ के एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, और ओरिजिन होकर के काटेगा क्योंकि c जीरो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल रहे थे ना हम लोग, ये जीरो, तो इस तरह का ग्राफ है। ओके, तो एक्सटेंशन कब होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बीच में सेंटर में रखे थे ना, इधर खींचेंगे तो एक्सटेंशन होगा, और इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन वाला इधर के लिए बनेगा और एक्सपेंशन के लिए इधर का बनेगा। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ये एरिया एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, जो बढ़ा रहे हो आप, और ये वाला एरिया, लेफ्ट वाला एरिया किसके लिए होगा, लेफ्ट वाला एरिया भी है ना, करा तो था, नहीं करा तो कोई बात नहीं। तो लेफ्ट वाला एरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे करके, ये किसके लिए होगा, ये कंप्रेशन के लिए, ठीक है, ये कंप्रेशन के लिए, और ये किसके लिए है, एक्सटेंशन के लिए। लेकिन एक वक्त में या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो कंप्रेशन होगा या तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, है ना। एक ही साथ तो स्प्रिंग 2 स्टेज में तो नहीं रह सकता, ठीक है। ये बना लीजिए इसके नीचे ये डायग्राम, और पोटेंशियल एनर्जी का भी बनाएंगे, ये अभी बाद में बनाएंगे। वर्क डन और एक्स के बीच का भी ग्राफ बनाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब पूरी तरह से एनर्जी को स्टडी करेंगे वहां पे। तो अभी हम सिर्फ नेचर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा एक वक्त में, स्प्रिंग या तो कंप्रेस करेगा या एक्सटेंड करेगा। चले आगे चले। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी देखिए, हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। जब जब ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रेविटी किधर काम करेगी, नीचे काम करेगी। इसका मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वर्क डन करते हैं, और एच हाइट हमने पहुंचा दिया, एच हाइट पहुंचा दिया, फिर वो जाके उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, उसके
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ऐसे 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 करके लेके गए, अभी भी हाइट हमने सेम किया है। पाथ आपने देखा था कैसे था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया फिर वहां पहुंचा, अभी भी इसने एच ही हाइट कवर किया है। हाउ मच वर्क डन दैट आई नीड टू डू, हाँ वर्क डन अभी कितना करना पड़ेगा, सेम करना होगा कि अलग हो जाएगा। इसको दो पार्ट में किया, ये H1 यहां पे कोई हाइट नहीं और ये H2। ओके, यहां से यहां तक का वर्क डन mgh1, यहां से यहां तक कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि फोर्स किधर लग रहा था आपका, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर की तरफ। फिर यहां करोगे mgh2 और दोनों को जब मिलाओगे तो फिर कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। सो हुआ क्या, एक में रास्ता आपने सीधा रखा, दूसरे में आपने क्या कर दिया, नचाते हुए इसको लेके गए, हाइट सेम कवर किया, लेकिन क्या वर्क डन में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है कि कितना हाइट गेन किया उसने, ठीक है। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाए और वहां पर जो फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स का एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है, वो उस पर्टिकुलर फोर्स को कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। लेकिन वहीं अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो भाई रास्ता बढ़ा दोगे तो आपका स्प्रिंग, सॉरी नहीं स्प्रिंग नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा था मैं, स्प्रिंग नहीं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में रास्ता लंबा कर दोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, वर्क डन आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा। एक सीधा जा सकते थे, एक घुमा के लेके गए, इतना बड़ा पाथ, हर जगह फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो वह क्या हो जाएगा, वो पाथ डिपेंडेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरली स्प्रिंग में भी होता है, वो भी हम देखेंगे अभी। सो बेसिकली यहाँ पे इस वाले करने पे भी आपका वर्क डन सेम होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हाइट भी उतना ही दिया है। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट, कि जो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा है, ये पाथ के क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी से हम लोग फाइनल कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लिखना नहीं है ये सिंपली क्या किस चीज पर फर्क पड़ता है, कितना हाइट रेज करा है उसने, ठीक है। कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कितना हाइट रेज किया है उस पर मतलब है, ठीक है। ओके, वापस गिराएंगे तो mgh माइनस में हो जाएगा और नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहा हूँ, H1 हाइट है और H2 हाइट है, बीच का डिस्प्लेसमेंट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी। तो वर्क डन कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। जो आप फोर्स किधर लगा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हो ना, नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, तो ऑलवेज आपका फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। आप इधर लेके जाओगे तो क्या उस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। जब 90 होता है तो कोई वर्क डन होता है, नहीं होता। तो जो भी होगा इधर के लिए होगा। सेम हाइट पे आप कहीं पर भी लेके जाओगे, देयर विल बी नो वर्क डन अनटिल एंड अनलेस कि नेट फोर्स आप एक्स्ट्रा कर दो। वहां पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही वर्क डन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। और आपको हाइट उठाना है तो हमेशा फोर्स किधर लगाओगे, ऊपर ही लगाओगे। अब इधर के लिए क्या है, आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर रहे हो बस, ठीक है, वो चीज है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इन ए राउंड ट्रिप कितना हो जाता है आपका, 0। जहां से निकले थे वापस वहां ही पे पहुंच गए, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसको पोजीशन से मतलब है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो, ये करने की जरूरत नहीं, ये 2 पॉइंट बस, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। डायग्राम भी बनाने की, एक बना लो डायग्राम, सही रहेगा। एक सीधा दे दो, बस ऐसे ही लाइन डायग्राम बना लो, एक में आप घुमा घुमा करके ले जाओ उसको, नचा के ऊपर तक। सर अगर ये ऐसे काम करेगा तो कैसे, जैसे भी जाए, हाँ, लेकिन वापस नीचे लेकर के भी आओगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर ऊपर लेके जाओगे फिर पॉजिटिव। नेट उसको हाइट से मतलब है, आप जैसे भी लेकर के जाओ। राउंड ट्रिप में 0 हो जाता है, जाने में प्लस हो गया, आने में माइनस हो गया, नेट क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नोट कर लो। हाँ, राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं ना, दूसरा वाला पॉइंट ऐड किया हमने उसी डायग्राम में।
हाँ, जब नीचे से ऊपर गया mgh फिर वापस नीचे आ गया माइनस mgh, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि वैसे सिचुएशन में जहां पर राउंड ट्रिप में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो उस केस में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं उसको? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसी को हम कहीं ना कहीं ये चीज करने के लिए अभी आगे चल करके कनेक्ट करेंगे। ओके, अब अगला पॉइंट है, अगर अभी हमने देखा इफ एच इज टेकन एज वेरिएबल, मतलब अलग अलग हाइट पर, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखाते हैं? V एट एच, अभी कराया भी था हमने थोड़ी देर पहले, बिकॉज V इज इक्वल टू mgh है, h हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, m और g तो फिक्स है। एक बार आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया तो मास फिक्स हो गया, g तो ऑलरेडी ऊपर वाले का दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपका वेरिएबल क्या है? h, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? v इन ए फंक्शन ऑफ h। अब आगे चल करके इनका बीच का क्या रिलेशन है कि फोर्स विल बी नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वोल्टेज। इसको ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई जो भी वोल्टेज, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका dx, और v ऑलरेडी किसके फंक्शन में है? x के फंक्शन में। तो नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? नेगेटिव ऑफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इंटू डी, अभी आगे चल करके कनेक्ट भी करेंगे इसको। सो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। h की जगह पर आप x भी ले सकते हैं, ठीक है, यू आर ओपन, कोई इशू उसमें नहीं है। तो ये एक दो पॉइंट है जो आपको आगे चल करके कनेक्ट भी करना है, और ये सारा चीज वापस हम रिपीट करेंगे उसमें ग्रेविटेशन में। तो एक तरह का आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे चल रहा है। एनीवे, v का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, mgh d बाई डी एच करेंगे, mg तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, फिर dh बाई डी एच कितना हो जाएगा? 1। सो f इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? माइनस mg। हमारा ये कंफर्म होता है क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होते हैं तो हम mg के अगेंस्ट लगा रहे हैं फोर्स, mg के अगेंस्ट लगा रहे हैं और mg के बराबर लगा रहे हैं। जो अगर ऊपर अगर बराबर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और हमारा पूरा कंडीशन में क्लियर है, जब ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे होंगे तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाइए या फिर धीरे धीरे लेकर के जाइए, ठीक है। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि एफ विल बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस mg। इसका मतलब ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही है। क्या है ये रिलेशन? क्या कहता है कि जो फोर्स लगेगा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो यहाँ पर h है तो h सही, x है तो x सही, जो भी है, तो यहाँ पर हमारे लिए h है, तो ये आपका कंफर्म होता है। तो ये एक है, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसीलिए ये पहले ही करवा दिया। तो नोट कीजिए ये वाला पॉइंट। V कैपिटल यूज करना है, स्मॉल मत लिखना। कैपिटल V फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपका F इज इक्वल टू माइनस mg हो गया। सो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं इसमें कि अगर हमारा, अब दूसरा पॉइंट यही है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसको उठा करके वर्क डन करा और इसके अंदर हो गया mgh। अब यहाँ सिंपली हम छोड़ देते हैं, इधर देखना तुम लोग दोनों भी, ये है, इसको h हाइट दे करके वर्क डन करा, वर्क डन करने की वजह से इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास? काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है, रुका हुआ है ना, वेलोसिटी 0 है। और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो जब ये नीचे गिरेगा तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है?
काइनेटिक एनर्जी में। वो रिलेशन हम जा रहे हैं यूज़ करने के लिए। एक बॉडी को अगर हमने हाइट दिया mgh, वहाँ से हम रिलीज करेंगे तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर। कैसे? हाफ mv स्क्वायर को हम किसके बराबर कर देंगे? mgh के बराबर कर देंगे, mm कट जाएगा और v निकाल लेंगे, और v कितना हो जाएगा? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh। ये हो सकता है? हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? mgh, mm कट जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh और v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक स्टेप लिख लेना है, v विल बी इक्वल टू कितना होगा? 2gh। ओके, ये तो हम सिर्फ दिखा रहे थे, तो ये हमारा रिलेशन है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर ऑलरेडी देखा कि अगर हम इसको x के टर्म में करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी x के टर्म में, फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है, तब कितना हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस dv/dx, है ना, ऊपर वाला h के टर्म में था, हमने क्या कर दिया? x के टर्म में कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, फोर्स चाहे वो कांस्टेंट फोर्स के लिए हो, वेरिएबल फोर्स के लिए, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम वही चीज़ आप इम्प्लाई करके निकाल सकते हो। f ऑफ x को ऐसे पूरा लिख देंगे, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ये dx आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, तो fx dx इधर आ जाएगा एक साथ, इज इक्वल टू माइनस dv, मैं ये लिखता हूँ, चलो, f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू कितना? माइनस dv। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये, आफ्टर बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर dv का माइनस dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है? v, ठीक है, माइनस बाहर है, पहले पुट करोगे vf, फिर vi, माइनस dv का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी, या फिर u से लेके v तक भी करते हैं, ठीक है। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v कहाँ से लेके कहाँ तक? vi से लेकर के vf तक। तो एक बार पहले कौन सा पुट करेंगे? vf, फिर क्या हो जाएगा? माइनस vi, है ना, क्या हो जाएगा? अब ये माइनस चला गया तो ये कितना हो जाएगा? vi माइनस vf, है यहाँ पर vi माइनस vf, माइनस है ना, बाहर से लगा हुआ तो उसको उल्टा कर देगा। सो फाइनल हो गया आपका, कहाँ से कहाँ तक? शुरू से लेके xi से लेके कहाँ तक? xf तक। Whatever the work done you will do। अच्छा, ये कैपिटल V है, थोड़ा ध्यान रखना, हाँ, कैपिटल V है, पोटेंशियल एनर्जी वाला। जो भी वर्क डन करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।